एक नया जन्म लेना पड़ेगा मेरी बराबरी के लिए, क्योंकि मैं 2 बार एमएलए रह चुका हूं, एमपी रह चुका हूं। आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी होते तो शायद मुझे पूर्वांचल किसान यूनियन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती। स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप शाही जी अगर एमएलए और एमपी का दोनों चुनाव एक साथ न लड़े होते तो वो निर्दल एमपी होते 1989 में, और मैं किसान यूनियन के बैनर तले एमएलए होता, और अपने भाई को एमएलए बना चुका हूं, फिर आगे हमारा भाई एमएलए बन जाएगा। नमस्कार, हिंदी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव सिंह। महाराजगंज जिले में जब संघर्ष की बात आती है तो एक नाम सबसे पहले आपके जहन में आता है। महाराजगंज जिले के पूर्व सांसद रहे हैं और लगातार सड़क से लेकर संसद तक अपनी बातों से, अपने संसद में उठाए गए सवालों से और सड़क पर किए गए संघर्ष को लेकर पूरे प्रदेश में इनका नाम चलता है। इस बार एक बार फिर से चर्चा का विषय बने हैं और कारण यह है कि इन्होंने कुछ दिन पहले ही अभी एक संगठन बनाया है पूर्वांचल किसान यूनियन के नाम से। पूर्व सांसद जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस संगठन को बनाने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। समाजवादी पार्टी से आप सांसद रहे हैं, विधायक भी 2 बार आप रहे हैं। इस बार आप किसानों के लिए एक संगठन आपने बनाया है। बीते 9 तारीख को आपने संगठन का गठन किया है, तो क्या कारण है कि पूर्वांचल किसान यूनियन के नाम से आपने संगठन बनाया है? देखिए, किसानों के सवाल पर जितने भी राजनीतिक दल हैं वो किसान की बात तो करते हैं, लेकिन कबड्डी के खेल में जैसे पाला छूना अनिवार्य होता है, उसी तरह से किसान का नाम लेकर के वो पाला छूते हैं, लेकिन किसानों की निर्णायक लड़ाई को, उनकी बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं करते हैं। उदाहरण स्वरूप भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम 2022 में किसानों की आय को दुगना कर देंगे। 2022 31 दिसंबर 2022 को व्यतीत हो गया। 2023 के फरवरी में बजट सत्र आहूत हुआ केंद्र में, और बजट सत्र आहूत हुआ विधानसभा लखनऊ में, लेकिन किसी भी राजनीतिक दल ने इस सवाल पे न विधानसभा को ठप किया न लोकसभा को ठप किया। मैं जब संसद सदस्य था तो किसानों के सवाल पे कार्य स्थगन प्रस्ताव लेके एक बार नहीं कई बार मैंने संसद की कार्रवाई को ठप करने का काम किया है। और उदाहरण स्वरूप आपको बताना चाहता हूं कि जब 2002 में उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम 95 रुपये क्विंटल से घट के 72 रुपये क्विंटल हो गया और किसान आंदोलित हुए और बस्ती जिले के मुंडेरवा के किसान पुलिस की गोली से शहीद हुए, तो मैंने दूसरे दिन ही संसद की कार्रवाई को ठप कर दिया और कहा जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन के अंदर नहीं आएंगे सदन की कार्रवाई नहीं चलेगी। मैं प्रणाम करता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को। 1 घंटे बाद वो आए और जब स्पीकर ने मुझे बोलने की इजाज़त दिया तो मैंने कहा आदरणीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में पिछले साल गन्ना मूल्य मिला 95 रुपये क्विंटल और इस साल गन्ने का मूल्य घट करके 95 से 72 रुपये क्विंटल हो गया। ये स्थिति इसलिए पैदा हुई कि उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों का ये कहना है कि हमें 95 रुपये क्विंटल गन्ना मूल्य देने में पड़ता नहीं पड़ रहा। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जिला और हरियाणा का अंबाला जिला सीमावर्ती जनपद हैं। जमुना उस पार अंबाला, जमुना इस पार सहारनपुर। अंबाला का चीनी मिल मालिक अपने किसानों को 105 रुपये क्विंटल गन्ने का दाम दे रहा है और उत्तर प्रदेश में 95 रुपये क्विंटल गन्ना मूल्य पड़ता देने में 95 रुपये क्विंटल दाम देने में पड़ता नहीं पड़ रहा। ये स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई है कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर दिया कि राज्य समर्थित मूल्य की अदायगी चीनी मिल मालिक नहीं करेंगे। जो न्यूनतम सामयिक मूल्य है, स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस है, उसकी ही अदायगी करेंगे। राज्य सरकार, उद्योगपति और न्यायपालिका तीनों मिलकर के जब किसानों का गला घोंटने लगे तब संसद का एक कर्तव्य बनता है कि संसद ऐसे कानून को पारित करे जिससे किसानों का हित संरक्षण हो सके। इस सवाल पर अटल बिहारी वाजपेयी जी गंभीर हुए और 1 दिन की गन्ना के सवाल पर सदन के अंदर चर्चा स्वीकृत हुई और उसके बाद गन्ने का न्यूनतम सामयिक मूल्य 64 रुपये 50 पैसे से बढ़ करके 69 रुपये 50 पैसे हुआ और 10% औसत रिकवरी के आधार पर उत्तर प्रदेश में गन्ने का दाम 72 से 85 रुपये क्विंटल हुआ। और मैं संसद सदस्य था। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे नेता थे उत्तर प्रदेश के 6 महीने के अंदर मुख्यमंत्री बने। हम लोगों के कहने पर आदरणीय नेताजी ने
95 और 85 का डिफर मूल्य भी अदा करने का काम किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब मुलायम सिंह यादव जी थे तो जिन मुद्दों को हम लोग उठाते थे उन मुद्दों पर निर्णायक लड़ाई लड़ी जाती थी और उसको अंजाम तक पहुंचाया जाता था। आज वो लड़ाई नहीं हो रही, इसलिए हमने पूर्वांचल किसान यूनियन का गठन किया है। ये गैर राजनीतिक संगठन है और हम किसानों के सभी मुद्दों पर संघर्ष करने का काम किसानों को लामबंद करके करेंगे और सरकार को आगाह करेंगे कि अगर किसानों के साथ आपने न्याय नहीं किया तो आने वाले दिनों में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। तो ये गैर राजनीतिक संगठन है और सिर्फ किसानों की इस संगठन में बात होगी। खैर, राजनीति से आप लोग जुड़े हैं तो कुछ राजनीतिक चर्चा भी करेंगे। समाजवादी पार्टी से बीते कुछ दिनों से आपके परिवार की थोड़ी सी जो संबंध है, जो रिश्ते हैं, वो ठीक नहीं चल रहे हैं। 2024 का चुनाव नज़दीक आ रहा है। आप भी लगातार महाराजगंज लोकसभा से चुनाव लड़ते आए हैं, आप संसद भी पहुंच चुके हैं। तो क्या उम्मीद है इस बार आप समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ने वाले हैं या फिर आगे का क्या रास्ता होने वाला है? देखिए, न मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ा है न उन्होंने मुझे पार्टी से निकाला है। मैं समाजवादी पार्टी का फाउंडर मेंबर। किसको टिकट देना, किसको टिकट नहीं देना, ये विशेषाधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, लेकिन जनता के मुद्दों पर और खासकर किसानों के मुद्दे पर संघर्ष करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए हमने पूर्वांचल किसान यूनियन, मैं एमएलए भी रह चुका हूँ, एमपी भी रह चुका हूँ और अपने भाई को एमएलए बना चुका हूँ, फिर आगे हमारा भाई एमएलए बन जाएगा। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से पदच्युत करना है तो जितने भी विपक्षी दल हैं उन विपक्षी दलों को हर संसदीय क्षेत्रों में जा करके ये आकलन करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को कौन करारी शिकस्त दे सकता है। हार और जीत तो जनता के हाथ में होती है, इसलिए ये कहना कि कौन जीत जाएगा कौन हारेगा ये अभी से उचित नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं कि विपक्ष अगर इस चीज़ का मूल्यांकन नहीं करता है तो भारतीय जनता पार्टी को पराजित नहीं कर पाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है विपक्ष जिस उम्मीदवार को यहाँ आपको या फिर किसी अन्य को भी उम्मीदवार बनाता है तो आप लोग समर्थन करेंगे? नहीं, जो राजनीतिक दल हमारी मांगों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करेंगे उनको हम समर्थन करेंगे। आपके नए संगठन की मांग? ये संगठन नया नहीं है, पहले तो आपको बता दें 1989 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो मैं किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के बैनर के तहत चुनाव लड़ा था और मैंने जनता दल के उम्मीदवार की जमानत जब्त करा दिया था। स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप शाही जी अगर एमएलए और एमपी का दोनों चुनाव एक साथ न लड़े होते तो वो निर्दल एमपी होते 1989 में और मैं किसान यूनियन के बैनर तले एमएलए होता। नौतनवा ब्लॉक से अड्डा बाजार तक की दूरी में मैं 10,000 वोटों से आगे रहने के बाद मैं चुनाव हार गया। स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत जी ने जब भारतीय किसान यूनियन बनाया था तो किसान यूनियन उत्तर प्रदेश शरद जोशी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी उसका मैं मेंबर था और 1988 में वोट क्लब के मैदान पर जो रैली हुई थी उस रैली में भी मैंने भाग लिया था। तो ये मैं 1985 से लेकर के 1991 तक लगातार किसान यूनियन में काम करता रहा। 1991 में मैं समाजवादी जनता पार्टी से एमएलए बना। 1993 में फिर समाजवादी पार्टी, जो 1992 में समाजवादी पार्टी बनी, उसका मैं फाउंडर मेंबर रहा, समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य था। तो तब से मैं समाजवादी पार्टी में काम करने लगा। आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी होते तो शायद मुझे पूर्वांचल किसान यूनियन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो किसानों के सवाल पे सदैव मुखर रहते थे और हम लोग के प्रेरणा स्रोत थे। तो ये बताइए कि राहुल गांधी ने जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के बारे में बोला है और नरेंद्र मोदी ने अपने पूरे वक्तव्य में मणिपुर पर अभी तक कोई विशेष चर्चा नहीं की है, इसको किस हद तक सही मानते हैं? देखिए, बहुत स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी सोने का चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए थे, लेकिन राहुल गांधी ने केरल से लेके कश्मीर तक जो पदयात्रा किया उन्होंने वो काबिले तारीफ है। उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है और राहुल गांधी संघर्ष के पथ पर जिस तरह से अग्रसर हैं, निश्चित ही तौर पे वो देश की राजनीति में एक परिवर्तन करने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन जो किसानों के सवाल हैं, इस देश का 70% आदमी जो खेती पर जिसकी आजीविका निर्भर है, जब तक उसको मुख्य मुद्दा नहीं बनाएंगे
तब तक सत्ता परिवर्तन करना मेरी समझ नज़रों में उचित नहीं है। मणिपुर की घटना निंदनीय है, विश्व में मणिपुर की घटना की निंदा हो रही। आपने ये कहा थोड़ी देर पहले ही कि अभी मैं सपा के साथ हूं, हालांकि पार्टी ने आपको निकाला भी नहीं है और सपा के आप साथ हैं, पार्टी ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन आपको नहीं लगता कि क्या महाराजगंज समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनको कुछ ज़्यादा ही जल्दी है, क्योंकि लगातार आप लोगों के प्रति वो लोग तरह तरह के बयान देते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए उनके अल्प ज्ञान पर मुझे तरस आती है, और जो लोग ये बातें कह रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में रह चुके हैं, राष्ट्रीय स्वयं संघ की शाखाओं में जा चुके हैं, और आज जो वर्तमान सांसद हैं, जो वित्त राज्य मंत्री के पद पर सुशोभित हैं, उनके गुर्गे के रूप में वो अपना काम कर रहे हैं। 2009 में जब समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया था और मैं चुनाव नहीं लड़ा था, और 3 एमएलए उस समय समाजवादी पार्टी के थे, तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जमानत महाराजगंज में जब्त हो गई थी। क्या सपा के ही लोग ये चाहते हैं कि आपके परिवार का जो समाजवादी पार्टी में वर्चस्व है वो कम हो जाए, ताकि अन्य लोगों को मौका मिले यहाँ की राजनीति करने के लिए? देखिए, पहली चीज़ तो ये मैं बता दूं कि 2012 में मेरे अनुज कुंवर कौशल सिंह जो चुनाव जीते थे, वो सपा के विरुद्ध ही जीते थे। कांग्रेस पार्टी, जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर बह रही थी, तब कुंवर कौशल सिंह उर्फ मुन्ना सिंह जी कांग्रेस पार्टी से विजयी हुए। जो लोग इस तरह की अनर्गल बातें कह रहे हैं, उन्हें पहले एक बार विधानसभा का मुंह देखना चाहिए। उसको अखिलेश यादव जी एमएलसी बना सकते हैं, उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना सकते हैं, लेकिन उन्हें एमएलए बनाने का काम जनता करेगी। तो जनता की नब्ज को जब तक नहीं टटोलेंगे, समझे आपके नहीं, तब तक मैं चाहता हूं कि वो शतायु हों, लेकिन उम्र के जिस मुहाने पर वो खड़े हैं, मेरे समझ से 2 चुनाव और लड़ने के बाद उनकी शारीरिक स्थिति उस लायक नहीं रह जाएगी, तो उन्हें एक नया जन्म लेना पड़ेगा मेरी बराबरी के लिए, क्योंकि मैं 2 बार एमएलए रह चुका हूं, एमपी रह चुका हूं। ये बताइए सर, अगर समाजवादी पार्टी के साथ आपका साथ छूटता है या पार्टी निकालती है, क्योंकि रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं इसलिए ये सवाल उठता है, तो आगे की क्या स्थिति होगी? क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे, राहुल गांधी की तरफ जाएंगे, या गठबंधन जो विपक्षी गठबंधन है उसमें अन्य किसी पार्टी की तरफ जाएंगे, या भाजपा के साथ जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना होता तो 2002 में ही, जब समाजवादी पार्टी के 7 एमपी भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए थे, उस समय 1/3 डिवीजन के लिए केवल 2 एमपी की जरूरत थी। आज स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी नहीं हैं, उस समय ही मुझे बड़ा ऑफर मिला था। समाजवादी पार्टी की नीतियों से मेरी विचारधारा कभी मेल नहीं खाती, और भारतीय जनता पार्टी तो किसानों की सबसे बड़ी शोषण करता है, बड़े स्पष्ट शब्दों में। रहा चुनाव लड़ने का, तो ये चुनाव लड़ने का जनता चुनाव लड़ाती है। नेताओं को यह अहंकार हो गया है कि वो जिसको टिकट दे देंगे वो चुनाव जीतेगा। जैसे 2019 आपके सामने, 2019 में सपा बसपा गठबंधन इसीलिए फेल हुआ कि नेताओं को यह अहंकार हो गया कि हम जिसको टिकट देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। लेकिन जनता के मन में दूसरी चीजें थी, तो जनता ने उनके इस मजबूत गठबंधन को नकार देने का काम किया। इसलिए ये कहना कि किस दल में, हम खुद पूर्वांचल किसान यूनियन में काम कर रहे हैं। पूर्वांचल किसान यूनियन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विभिन्न किसान संगठन है, उसमें भी लोग हमसे वार्ता कर रहे हैं। हमारा एक समन्वय समिति उनके और हमारे बीच में बनेगी। पूर्वांचल के किसानों की समस्या थोड़ी अलग है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या थोड़ी अलग है। सर, बीते कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी के कई नेता बागी हुए हैं और वो मीडिया के सामने आकर अखिलेश यादव पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव किसी की सुन नहीं रहे हैं, और सिर्फ पीडीए जो गठबंधन अखिलेश यादव ने अपना एक अलग नाम बनाया है पीडीए, उसको लेकर कुछ लोगों ने उनसे राय दी कि सिर्फ पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात ना करके थोड़ा सा सवर्णों की भी बात करिए। तो अखिलेश यादव ने उन नेताओं को डांट करके पार्टी से निकाल दिया, ऐसा उन नेताओं का आरोप है। प्रदीप तिवारी और कुछ अन्य नेता जो है इस समय बागी हुए हैं। तो क्या लगता है कि अखिलेश यादव जो है अन्य नेताओं की कद्र नहीं कर रहे हैं, कुछ विशेष समुदाय को ही टारगेट करके काम करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, इसमें अखिलेश यादव जी से मेरा विनम्र अनुरोध है कि वो डॉक्टर लोहिया को पढ़ें। समाजवादी पार्टी कभी जाति और धर्म पर आधारित राजनीति नहीं करती है। समाजवाद के जो हमारे प्रणेता हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया,
तो कभी भी हमने जाति और धर्म पर राजनीति डॉक्टर लोहिया ने नहीं किया। इसलिए हमें सबकी बात करनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी ने जो नारे दिए, जब उनको सत्ता की रेस में वो आए तो उन्होंने अपने नारों को बदल देने का काम किया और सर्व समाज की बात करने लगे। तो मेरे कहने वाले इतिहास में जो कुछ घटित हुआ उससे हमें सीखना चाहिए, और जिन पिछड़ों को जोड़ने की बात आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उन पिछड़ों का आधा से अधिक तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए कि जो अति पिछड़ा है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जबकि पिछड़ों को आरक्षण स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने दिया। उसमें मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, शरद यादव, रामविलास पासवान की अहम भूमिका थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से जो गठबंधन इंडिया नाम से बना है और एक तरफ एनडीए की लड़ाई चल रही है, क्या लगता है कि राहुल गांधी जिस हिसाब से एक्टिव हैं, जिस हिसाब से लगातार सरकार को घेर रहे हैं, ऐसे काम करते रहें और गठबंधन अगर मजबूती से चुनाव लड़ता है तो क्या 2024 में बदलाव हो सकता है, या फिर नरेंद्र मोदी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है इस गठबंधन के द्वारा? देखिए, संपूर्ण देश के अंदर अगर राहुल गांधी जी और उनके गठबंधन ने 250 एमपी के जिताऊ उम्मीदवार तय कर लिए तो निश्चित ही तौर पे भारतीय जनता पार्टी की विदाई होगी। लेकिन अगर उनके पास जिताऊ उम्मीदवार नहीं होंगे तो लाख प्रयास कर दें, जमीनी हकीकत कुछ और होगी। सर, ये भी होता है, जिताऊ उम्मीदवार की आप बात कर रहे हैं, एक सवाल ऐड कर देते हैं। जब हालांकि बड़े नेता गठबंधन बना लेते हैं, लेकिन जब छोटे नेताओं की बात आती है जिले में, तो किसी एक पार्टी के नेता को टिकट मिलती है तो उसी पार्टी के लोग विद्रोह कर देते हैं जो अन्य टिकट के दावेदार होते हैं। देखिए, अगर किसी नेता का जनता के बीच में व्यापक जनाधार है तो उसकी बात को सुनना चाहिए, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। लेकिन केवल नेता कुर्ता पैजामा पहन करके है, उसकी अपने गांव में भी पकड़ नहीं है, तो ऐसे लोगों की बात को सुन करके अगर आप कोई निर्णय लेंगे तो हमेशा आप दिग्भ्रमित होंगे। जैसे फरीदा में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई, महाराजगंज में समाजवादी पार्टी के गठबंधन के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। हम महाराजगंज की 5 विधानसभा जीत सकते थे अगर हमने सही निर्णय लिया होता तो। और इससे भी आगे बढ़ करके कहना चाहते हैं कि 2018 में जो गोरखपुर लोकसभा के उपचुनाव हुआ था, उसमें अगर अखिलेश यादव जी ने अपनी पार्टी के ही अति पिछड़े नेताओं को आगे बढ़ा के चुनाव लड़ाने का काम किया होता तो आज वो भस्मासुर नहीं पैदा होता। तो अखिलेश यादव जी का एक माइनस पॉइंट है कि जो लोग नए जुड़ते हैं वो उनसे प्रभावित हो जाते हैं। मुलायम सिंह यादव जी का प्लस पॉइंट ये था कि मुलायम सिंह जी अपने व्यवहार से, अपने नीतियों से, अपने संघर्ष जुझारूपन से जो व्यक्ति समाजवादी पार्टी में आता था उसको प्रभावित करते थे। उदाहरण स्वरूप 1993 में जब सपा बसपा गठबंधन हुआ तो मुलायम सिंह यादव जी ने लगभग 2/3 सीटें गठबंधन में लिया और 1/3 सीटें बहुजन समाज पार्टी को दिया। अखिलेश यादव जी ने 2019 में जो गठबंधन किया उसमें बराबर सीटों को दिया। उसका परिणाम ये निकला कि मायावती जी को 10 लोकसभा में सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को मात्र 5 सीटें मिली। इस आधार पर कोई गठबंधन नहीं करना चाहिए कि ये गठबंधन जमीनी धरातल के आधार पर करना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कुंवर अखिलेश सिंह जी, महाराजगंज जिले के पूर्व सांसद रह चुके हैं, समाजवादी पार्टी में फिलहाल बने हैं और तमाम अन्य विषयों पर इन्होंने चर्चा की। और कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक नया संगठन जो है गठित किया है। संगठन का नाम है पूर्वांचल किसान यूनियन, और इस संगठन के माध्यम से अब लगातार किसानों के मुद्दे को उठाने का काम करेंगे। साथ ही राजनीतिक विषयों पर भी इन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। ऐसी तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें हिंदी नेटवर्क। धन्यवाद।